इस कहानी की शुरुआत होती है दो तस्वीरों से जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले दो तस्वीर देखिए, दोनों तस्वीर स्क्रीन पर लेकर आइए। 2004 की तस्वीर एक तरफ देखिए और एक तरफ जब कांग्रेस की सरकार थी और एक तरफ 2024 की तस्वीर देखिए। आप इस तरफ देख सकते हैं जहां पर राहुल गांधी लाल चौक पर रेस्टोरेंट में बैठकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आइसक्रीम का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। तो वहीं 2004 की तस्वीर में पत्थरबाजी के हालात आप देख सकते हैं, किस तरह से वहां पर पत्थरबाजी हुआ करती थी उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये दो अलग अलग तस्वीर, दो अलग अलग दौर की कहानी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2004 के समय में राहुल गांधी लाल चौक पर बैठकर आइसक्रीम के मजे ले रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो? ऐसा मुमकिन नहीं था। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो कि 30 जनवरी 2023 की है। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखाएं। भारत जोड़ो यात्रा जब समापन के दौर में थी और जम्मू कश्मीर पहुंची थी, तब वहां पर राहुल गांधी बर्फबारी का मजा लेते नजर आए थे, स्नोफॉल में मस्ती करते दिखे थे। क्या यह तस्वीर की कल्पना की जा सकती थी 2004 में, 2005 में, साल 2000 में, 2010 में, 11 में, 12 में? मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन फिर भी धारा 370 की मुखालफत करते हैं और इसी डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करने के लिए आज हमने यह खास शो आपके सामने रखा है। 1990 के दशक में कश्मीर का क्या हाल था यह पूरी दुनिया को पता था। 2004 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कश्मीर में हालात बद से बदतर थे। कश्मीर अशांत था, आए दिन आतंकी हमले होते थे, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, लोग डर के साए में जीते थे। तस्वीर आपके सामने है, यह 10 साल पहले वाली कश्मीर की तस्वीर है। लेकिन आज की तारीख में हालात बदल गए हैं। आज की तारीख में कश्मीर में खुशहाली है। जल्दी से लेटेस्ट विजुअल्स लेके आइए स्क्रीन पर। यह आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह पुरानी तस्वीर है, लेकिन आज खुशहाली है, विकास है, रोजगार है, पर्यटक हैं, पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, राहुल गांधी लाल चौक पर पहुंच रहे हैं, हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, लोग बेखौफ होकर जीवन जी रहे हैं, राजनेता बेखौफ होकर राजनीति कर रहे हैं। यह सब कुछ हुआ है आर्टिकल 370 हटने के बाद। 2004 के अशांत कश्मीर से लेकर 2024 की शांत और खूबसूरत कश्मीर की कहानी बहुत ही जानदार है और इसी पर जारी सियासत का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे जिस कश्मीर के लाल चौक पर राहुल गांधी आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं, वही लाल चौक कांग्रेस के शासनकाल में संगीनों के साए में रहता था। लेकिन आज आलम यह है कि राहुल गांधी बदलते कश्मीर का लुत्फ ले रहे हैं। जिस कश्मीर में जाकर लाल चौक पर आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं, वहीं से धारा 370 की मुखालफत भी करते हैं। फिर भी इसे राजनीति का कमाल आप कह सकते हैं या फिर सियासी मजबूरी कह सकते हैं कि लाल चौक पर आइसक्रीम खाकर भी मोदी सरकार को कोसना पड़ता है। कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिए जाने के वायदे करने पड़ते हैं, वायदों के मैनिफेस्टो जारी करने पड़ते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राहुल गांधी इसी सिलसिले में श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, यानी कि श्रीनगर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। और इसी बीच राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की बात कही। तो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जिस कश्मीर में इस समय विकास की बयार बह रही, लोग खुशहाली में जी रहे हैं, उन लोगों को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, वो हिंसा खत्म करना चाहते हैं। उनके सुर में सुर मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने। स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे। अल्लाह करे कि सारे इख्तियारात स्टेट को मिले, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं और उसके लिए हम लोग हर तरफ से
इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं। इन बयानों के बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर को पुराना जैसा बनाना चाहते हैं, अशांत करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी के अंदर में सोच है वहां के लोगों को भड़काना और फिर से ये कहना उनके अंदर है कि हम 370 लाएंगे, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, इधर कुछ मुरझाए रहते हैं। जब राहुल गांधी खुद देखकर आए हैं, आइसक्रीम का आनंद लिया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जीवन के 5 दशक पूरे हो गए और 5 दशकों में कई बार उनकी सरकार बनी, गठबंधन रहा। इससे पहले वो लाल चौक कब गए थे? इससे पहले उन्होंने स्नोबॉल्स कब खेले थे? इससे पहले उन्हें डिनर का आनंद कब लिया था? आज जो है वो दहशत का माहौल नहीं है, बल्कि जो है वो एक यकीन का और विश्वास का दौर है। और इसी का नतीजा है कि आप उस लाल चौक पर आइसक्रीम का भी मज़ा ले रहे हैं, कहवे की भी चुस्की ले रहे हैं और पूरी तरह से भयमुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में कर रहे हैं। और जो आपने जिस तरह का पाप किया है कांग्रेस पार्टी ने और उनके साथियों ने, उनके परिवार से जुड़े हुए जो जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत रही है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद की आग में झोंकने का काम किया था। सरकार में कितनी परिस्थितियां बदली हैं और कितने हालात नॉर्मल हुए हैं, इस चीज को तो वो मानने की आज आइसक्रीम खाने वहां जा रहे हैं। वहां तो उनके पीडीपी और कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री हार गए, लोगों ने उनको नकारा। अब कौन सा नया गठबंधन होने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का डर उन्हें कहीं ना कहीं सताता है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में तो 370 और 35A की बहाली के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वायदा किया है, जिसे बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी बताया है। राहुल गांधी जिस तरह से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा हुआ बता रहे हैं, उससे इस बात की संभावना है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा हो सकता है। जिसके बाद सवाल ये उठा है कि कांग्रेस स्थानीय पार्टियों के साथ मिलकर क्या जम्मू कश्मीर को फिर से पुराने हर्रे पर लाना चाहती है, या कांग्रेस को पत्थरबाजी और आतंक के साए में जीने वाला कश्मीर चाहिए। लाल चौक जहां बेफिक्र होकर राहुल गांधी आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं, लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, जहां आज की तारीख में तिरंगा शान से लहराता है, राहुल गांधी का बयान क्या उसी लाल चौक पर फिर से पुरानी दहशत वाली तस्वीरों की बात नहीं कर रहा? राहुल गांधी जब लाल चौक पर जाकर आइसक्रीम खाते हुए कश्मीर की बात करते हैं, तो उनको यह आजादी इसलिए मिलती है क्योंकि वहां से धारा 370 हट चुका है और वहां पर धारा 370 हटने का राहुल गांधी विरोध भी करते हैं और दोबारा इसे लाने की बात भी कहते हैं। इसके पहले भी कई बयानों में, देश के चुनाव में, मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है। लेकिन कश्मीर यहां तक पहुंचा कैसे? राहुल गांधी को लाल चौक पर आइसक्रीम खाने की सहूलियत मिली कैसे? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। साल था 2019, तारीख थी 5 अगस्त, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद इस बात पर चर्चा हुई, क्या कश्मीर को 370 की जरूरत भी थी या उसे थोपा गया? विपक्ष का मानना है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर की स्वायत्तता की रक्षा करता था और राज्य के विशेष दर्जे को बनाए रखने में मदद करता था। अनुच्छेद 370 के हटने से केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया। विपक्ष का यह भी मानना है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर के लोगों को अपने निर्णय लेने की आजादी देता था, जिसकी बात आज भी राहुल गांधी कर रहे थे। कश्मीर के नेताओं का कहना है कि अनुच्छेद 370 के हटने से राज्य की स्वायत्तता खत्म हो गई, लेकिन घाटी में तो इसके उलट तस्वीर है। राज्य में विकास और पर्यटन दोनों तेजी से बढ़े, इसके आंकड़े मौजूद हैं। मोदी सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर में विकास और सुरक्षा के रास्ते में रोड़ा बन रहा था। विकास और सुरक्षा के लिए, कश्मीर के विकास के लिए यह फैसला बहुत जरूरी था। सरकार की माने तो अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद लगातार बढ़ रहा था और राज्य के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि 370 का यह असर था कि बाकी राज्यों से अलग जम्मू कश्मीर के लिए संसद को रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का तो अधिकार था,
लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता था। वहीं यही संविधान, यहां पर संविधान की धारा 355 लागू नहीं होती थी। इस कारण राष्ट्रपति के पास इस राज्य को लेकर कोई अधिकार नहीं रह गया था। संविधान की धारा 360, जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। इसलिए अनुच्छेद 370 का खात्मा जरूरी था। और उसके बाद तस्वीर आपके सामने है। जिस लाल चौक पर तिरंगा लहराना भी मुश्किल था, उसी लाल चौक पर खड़े होकर धारा 370 पर राजनेता बात कर रहे हैं। कश्मीर काफी बदल चुका है। ताजा उदाहरण राहुल गांधी का दौरा है। कश्मीर में अमन है, शांति है। सेना पर पत्थरबाजी की घटना इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी है। धारा 370 के खत्म होने के बाद बाहरी लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना आसान हुआ। 5 अगस्त 2019 से पहले दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ राज्य के लोग ही वहां जमीन खरीद सकते थे, अचल संपत्ति खरीद सकते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद तस्वीर बदली। पहले पूरी घाटी आतंक के साए में थी। मानवाधिकार नहीं था, कानून का राज नहीं दिखता था, सूचना का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था नहीं थी। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई। लोकल बॉडी के चुनाव हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाए जाने का फैसला सही बताया। लेकिन फिर भी उसके बाद 370 को वापस लाने की बात क्या खतरनाक नहीं है? जो मैनिफेस्टो जारी हो रहे हैं, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला को क्या वो कश्मीर चाहिए जहां भारत का संविधान लागू नहीं होता था, जहां पत्थरबाजी होती थी, जहां जवानों पर हमले होते थे, जहां पर आतंकी घटनाएं होती थी, जहां पर सेपरेटिस्ट ऐश करते थे? जिस लाल चौक के पास राहुल गांधी ने आइसक्रीम खाई, उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की बात कही, कश्मीर के लोगों को डरा हुआ बताया, सहमा हुआ बताया, उसी लाल चौक ने आर्टिकल 370 हटने के पहले दशकों तक दहशतगर्दी देखी है। वो लाल चौक दहशतगर्दी का गवाह है। लेकिन आज वहां तिरंगा शान से लहराता है। वहां कभी ऐसा करना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर माना जाता था। और एक वो दौर भी था जब गणतंत्र दिवस के दिन भी लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। लेकिन वही लाल चौक जम्मू कश्मीर को फिर से खुशहाल होता दिख रहा है। लेकिन सियासत में बहुत कुछ जरूरी है तो कुछ चीजें मजबूरी भी। बेशक विकास की इस तस्वीर को हर कोई देख तो रहा है, महसूस भी कर रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। लाल चौक के नजरिए से अगर देखें तो इस मुद्दे को देखने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि लाल चौक कश्मीर की राजनीति, आंदोलन और दहशतगर्दी का साक्षी रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद बदली कश्मीर की फिजा का साक्षी भी लाल चौक माना जाता है। लेकिन यह लाल चौक जहां से राहुल गांधी अपनी नई सियासी स्पीच दे रहे हैं, वो लाल चौक राजनीति का गढ़ भी है। लाल चौक का नाम मॉस्को के रेड स्क्वायर के आधार पर रखा गया था, जहां 1980 में एक घंटा घर बना और यह जगह राजनीति का केंद्र बन गया। 1980 में दशक के आखिर सालों में आतंकवादी गतिविधियां होने लगी। 1990 के दशक से लेकर आर्टिकल 370 के हटने के पहले तक लाल चौक पर हालात इतने खराब हो गए कि आम लोगों को वहां पर जाने से डर लगता था, वहां तिरंगा फहराने में डर लगता था। लाल चौक पर सबसे पहले 1948 में पाकिस्तान पर जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था, जबकि पहली बार लाल चौक पर तिरंगा फहराए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा 26 जनवरी 1992 में हुई थी, जब मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया था। आर्टिकल 370 हटने के बाद से लाल चौक पर तिरंगा हमेशा के लिए फहरा दिया गया। लेकिन 1990 के दशक में दहशतगर्दों का खौफ इतना था, आतंकवादियों का खौफ इतना था, डर इतना था कि लाल चौक पर तिरंगा तक नहीं फहराया जाता था। लेकिन आज शान से राहुल गांधी न सिर्फ लाल चौक जाते हैं, बल्कि लाल चौक जाकर वहां पर पर्यटकों के साथ सेल्फी भी लेते हैं और आइसक्रीम का लुत्फ भी उठाते हैं और धारा 370 हटाने का विरोध भी करते हैं और स्टेटहुड की बात भी करते हैं। आज की तारीख में लाल चौक पर तिरंगा है, लेकिन 1992 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उस समय नरेंद्र मोदी को लाल चौक तक पहुंचने के लिए
काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 1993 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने थे, जिसकी तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई थी। उसके करीब 2 साल पहले दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से बीजेपी की एकता यात्रा शुरू हुई, जिसे 26 जनवरी 1992 में श्रीनगर के लाल चौक पर खत्म होना था और तिरंगा फहराना था। नरेंद्र मोदी भी 14 राज्यों से गुजरने वाले इस एकता यात्रा में शामिल थे। 26 जनवरी को तीन दिन पहले 23 जनवरी 1992 को आतंकवादियों ने फगवाड़ा में एकता यात्रा के लिए कश्मीर जा रहे यात्रियों के बस पर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा घायल हुए। यह इसलिए हुआ था क्योंकि लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने का ऐलान कर दिया गया था। 1992 में लाल चौक पर तिरंगा फहराना कितना खतरनाक था, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकवादियों ने श्रीनगर की दीवारों पर लिख दिया था कि जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो लाल चौक पर आकर तिरंगा फहरा कर दिखाए। और इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या तत्कालीन सरकार पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? आतंकवादियों की इतनी हिम्मत क्यों उन्होंने देश के अंदर एक मुख्य चौक की दीवार पर लिख दिया कि तिरंगा फहरा कर दिखाइए? आगे उन्होंने यह भी लिखा था आतंकवादियों ने कि तिरंगा फहराने वाला जिंदा लौट गया तो उसे इनाम भी देंगे। तमाम जद्दोजहद और जान हथेली पर रखकर आखिरकार सालों बाद 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी समेत दर्जनों बीजेपी नेताओं ने झंडा फहराकर इतिहास में यह तारीख और तस्वीर दोनों दर्ज करा दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर में उस दौर में क्या हो रहा था, क्यों नहीं संभल रहा था जम्मू कश्मीर, क्यों तब की सरकारें जम्मू कश्मीर को लेकर नाकाम हो रही थी, क्यों लाल चौक पर तिरंगा फहराना अपराध माना जाता था, खतरनाक माना जाता था, जानलेवा माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में वही जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। श्रीनगर सियासत का केंद्र बन रहा है। लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। तस्वीरें लेकर आइए जल्दी से राहुल गांधी की। ये देखिए, प्रधानमंत्री बनने के 3 दशक पहले तक पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी समझा था, वो यही था कि जम्मू कश्मीर के हालात अगर ठीक हो सकते हैं, अमन चैन वापस आ सकता है, तो सिर्फ आर्टिकल 370 हटने के बाद संभव है। ये बात उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव के दरमियान एक रैली में भी कही थी। मैं यहां हिंदू मुसलमान की बात करने नहीं आया हूं। मैं जब बात करता हूं तो 1.25 करोड़ मेरे जम्मू कश्मीर वासियों की बात करता हूं। अगर विकास करना है तो जोड़ने की राजनीति काम आएगी, विकास उसके द्वारा होगा। 2013 की इसी रैली में पीएम मोदी ने साफ कहा था कि आर्टिकल 370 का फायदा सिर्फ 50 परिवारों ने उठाया। इसका फायदा जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ हिंदू मुसलमानों को कभी हुआ ही नहीं। ये बात अब लोगों के समझ आती है, इसलिए लोग अपने बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं, कॉपी किताब पकड़ाना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तभी हालात बहुत खराब थे, लेकिन पीएम मोदी ने लोगों में भरोसा पैदा किया कि वो उनका भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं और अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। और यह सब तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आर्टिकल 370 हट नहीं जाता। लोगों का भरोसा जीतने के लिए 2014 से 2019 तक पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के ताबड़तोड़ दौरे किए, यहां तक कि वहां पर सरकार बनाकर एक सरकार देने की भी कोशिश की गई। एंटी विचारधारा वाले पीडीपी से गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश की गई। 2014 से 2019 के बीच पीएम मोदी ने 18 दौरे किए। पीएम मोदी ने लोगों से सीधा संवाद किया। पहले की तुलना में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे बढ़े। 2014 से 2019 के बीच केंद्रीय मंत्रियों ने 149 दौरे की घाटी के। तब जाकर 2019 5 अगस्त को धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर की तकदीर बदली। अब तक 1,26,552 करोड़ का निवेश आ चुका है। 889 यूनिट में काम शुरू है। 46,857 लोगों को रोजगार मिले हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए जा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स का एक्सपोर्ट दोगुना होकर 1,162 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि 370 को वापस लाना होगा, स्टेटहुड दिलाना होगा। लेकिन यही सरकार क्या करती थी? यासीन मलिक, जिसने इंडियन एयरफोर्स के 4 निहत्थे ऑफिसर्स की हत्या की बात कबूली थी कैमरे पर, कश्मीरी हिंदू जस्टिस नीलकंठ गंजू की निर्मम हत्या की थी, भारत के खिलाफ जो हमेशा जहर उगलता रहा,
घाटी में युवाओं को बरगलाकर उनके हाथ में किताब की जगह पत्थर और AK-47 थमाने का काम किया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के उसी चीफ को की कांग्रेस सरकार ने मेहमान नवाजी की। और इस तस्वीर पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। जब कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की बात होती है तो इस तस्वीर की भी बात होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक को मिलने के लिए PM आवास पर बुलाया था। इस पर भी खूब सवाल उठाए गए। ये मुलाकात साल 2006 में प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में हुई। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए बीजेपी से कांग्रेस और उसके जम्मू कश्मीर के साथियों पर बीजेपी हमेशा से इनको कटघरे में खड़ा करती रही कि आपकी नीतियां गलत थी। 90 के दशक में हुए कत्लेआम से लेकर अलगाववादियों से मुलाकात और अलगाववादियों से बातचीत समझौता को लेकर तत्कालीन सरकार को कई बार घेरा गया। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी 2022 में कांग्रेस से यही सवाल पूछा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी असनन मसूदी जी हैं इधर, उनके गवर्नमेंट था JNK में और उसमें पार्टनर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दुख से ये भी मैं कह रहा हूं, नाम नहीं ले रही हूं, तब की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके अपने नसीब देख लो भैया करके विदेश चले गए। ये भी सच है जी। जम्मू कश्मीर के तब की सरकार की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके नसीब को छोड़ करके देश विदेश चले गए और ये लोग मरे, रेप हुआ और उन सबको बाहर भागने का बदनसीबी उनके ऊपर आया। आज भी कांग्रेस कल के ट्वीट के द्वारा कांग्रेस उसको डिनाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेपरेटिस्ट का और देश के खिलाफ लड़ने वाले सेपरेटिस्ट का और देश के आमने सामने के लड़ाई। अगर वो सच है सर, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, अगर वो बात सच है, कांग्रेस के ये बात सच है, तो उनसे पूछना चाहती हूं, JNK का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर। जम्मू कश्मीर जहां एक वक्त ऐसा था जहां लगातार आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन 370 हटने के बाद आतंकी घटनाएं रुकी, कम हुई। 5 साल में करीब 15 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं 2022 के बाद नहीं हुई हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं है। आतंकवादियों पर करारा प्रहार हुआ है, आतंकी मारे गए हैं, टेरर फंडिंग पर भी शिकंजा कसा है। पत्थरबाजी के लिए अलगाववादियों को कितना पैसा मिलता था, इसका अंदाजा IB की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक ISI ने 2009 के बाद पत्थरबाजी के लिए 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की। पाकिस्तान की ओर से फंडिंग के बूते ही श्रीनगर में पत्थरबाज एसोसिएशन ऑफ J&K जैसे कुछ संगठन तैयार हो गए थे। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप हो गई थी, जो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद धीरे धीरे निपटती चली गई। साथ ही आपको बताएं कि आतंकवादी घटनाएं जिस तरह से होती थी, साल 2004 से लेकर 2014 तक के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने आतंकवादी घटनाएं होती थीं। 2004 से 2014 तक 9,739 आतंकी घटनाएं हुई। आतंकी घटनाओं में 1,055 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने 2,081 आम नागरिकों की जान ली। 10 साल में हर दिन औसतन 2 से ज्यादा आतंकी घटनाएं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर अमन की राह पर है। वहां पर LOP लीडर ऑफ ओपोजिशन जाकर कहते हैं कि अगर हमें यहां के लोग यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग डरे हुए हैं, अगर 370 धारा वापस आई तो जम्मू कश्मीर के लोगों को हक मिलेगा। या आप सोचिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि सियासत में क्या जरूरी है और क्या मजबूरी है। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहे इंडिया डे।